तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि आखिरकार राघव, जानवी और विशाल सेनापति के उस गुप्त ठिकाने पर पहुंच ही गए जहां विशाल की पत्नी को और उसके बच्चे को बंदी बनाकर रखा था। उन्होंने वहां देखा कि विशाल की पत्नी के अलावा और भी लोगों को वहां बंदी बनाकर रखा था। पर अब देखना यह है कि सेनापति के उस गुप्त ठिकाने से विशाल, राघव और जानवी उन सभी बंदियों को कैसे छुड़ाते हैं। तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। आप सुन रहे हैं कहानी आदि शक्ति का रहस्य एपिसोड 31। बंदी बनाए उन लोगों में ज्यादातर जवान लड़के लड़कियां ही कैद थे जिन्हें गुलाम के तौर पर बेचा जाना था। सैनिक समेत उन तीनों ने उन सिपाहियों पर आकस्मिक हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के लिए वो चारों तैयार नहीं थे। इसी कारण वो चारों जल्द ही मौत की नींद सो गए। साथ वाले सैनिक ने तुरंत चाबी ढूंढकर ताला खोल दिया। दरवाजा खुलते ही विशाल एक औरत के पास जाकर खड़ा हो गया जिसके पास एक 3 साल का बच्चा था। ये देख सभी को ये समझने में देर नहीं लगी कि वही विशाल की पत्नी है। आगे बढ़कर जानवी ने बच्चे को अपने गोद में ले लिया और राघव के पास आकर खड़ी हो गई। विशाल की बाहों में उसकी पत्नी रो रही थी। जब वो सामान्य हुई तो सब वहां से निकलने लगे। सबसे आगे वो सैनिक चल रहा था और बाकी सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। सब उस कमरे में आ गए जहां से उन्हें पानी में जाना था। सैनिक के इशारे पर राघव, जानवी और विशाल ने सभी को एक एक थैली दी। सभी अपनी अपनी थैली को फुलाने लगे। थैली फूल जाने के बाद सभी पानी में उतर गए। विशाल के बच्चे को जानवी और राघव संभाल रहे थे। वो इस बात का पूरा ध्यान रख रहे थे कि पानी में उस बच्चे को उस थैली से सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए और पानी में वो ठीक से सांस ले पाए। करीब 10 मिनट बाद सब पानी के बाहर आ गए और सीढ़ियों से होकर कुएं से बाहर आ गए। कुएं से बाहर आते ही उस सैनिक ने फिर से वो थैली वाला कमरा खोला और उसमें आग लगा दी। 5 मिनट के अंदर ही सारी थैलियाँ जलकर राख हो गई। फिर सब आगे बढ़ने लगे। कुछ ही पलों में वो सभी लोग मंदिर के पीछे वाले प्रांगण में आ गए। पर जैसे ही वो सब मंदिर से बाहर जाने लगे तभी 500 सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। ये देख राघव और जानवी को छोड़कर बाकी सभी के चेहरे फिर से मुरझा गए। वो सोचने लगे, अभी कुछ समय पहले ही वो लोग उस दुष्ट सेनापति की कैद से छूटे थे। अभी उन्होंने खुली हवा में ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि फिर से उन्हें बंदी बनना पड़ रहा है। उन सैनिकों को देखकर विशाल सोचने लगा, अब तक दो चार सैनिकों से ही सामना हुआ था, इसलिए हम लोग आसानी से जीत रहे थे। पर इतने सारे सैनिकों के साथ लड़ना मतलब मृत्यु को गले लगाने के समान होगा। तभी राघव आगे बढ़कर उन सैनिकों का नेतृत्व कर रहे सेना नायक के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, प्रकाश भैया, आप यहाँ? तभी प्रकाश ने कहा, हमें तुम्हारे सारथी ने बताया कि तुम दोनों यहाँ से गायब हुए हो, इसलिए महामंत्री जी ने मुझे 500 सैनिकों के साथ तुम लोगों को ढूंढने भेजा था। पर तुम तो सिर्फ 2 ही लोग थे, फिर ये इतने सारे लोग कहाँ से आए? प्रकाश का इशारा उनकी ओर था जो अभी अभी सेनापति के बंदीगृह से छूट कर आए थे, जिन्हें छुड़ाने का काम राघव, जानवी, विशाल और उस सैनिक ने किया था। इधर सभी लोगों को जब मालूम हुआ कि प्रकाश और उसके साथ के सैनिक सेनापति के नहीं बल्कि महामंत्री जी के हैं, तो विशाल समेत सभी के जान में जान आई। तभी महामंत्री जी एक रथ पर वहां पहुंचे। अपने पिता को आते देख जानवी तुरंत उनके पास पहुंची। जानवी विशाल और उस सैनिक का महामंत्री जी से परिचय कराते हुए बोली, पिताजी, आज इन दोनों की वजह से हम चारों ने सेनापति के कैद से इतने सारे लोगों को छुड़ाया है। ये बात सुनते ही महामंत्री जी ने प्यार से अपनी बेटी के सिर से हाथ घुमाया और उस सैनिक की तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम तो सेनापति के सैनिक हो? इस पर वो सैनिक प्रणाम करते हुए कहने लगा, महामहिम, मेरा नाम अशोक है और मैं सेनापति का सैनिक हूँ नहीं बल्कि था, पर अब मैंने पाप की गुलामी करना छोड़ दिया है और इसका कारण है ये विशाल। इस विशाल की अपने परिवार के प्रति तड़प, उसकी जिद और उसके हौसले ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। क्षण भर के लिए मुझे उनके परिवार की जगह अपना परिवार दिखाई पड़ा, जिससे मेरी सोच बदल गई और इन सब की मदद करके इन लोगों को बचाने में हम सफल हुए। अशोक की ये बात सुनकर महामंत्री जी विशाल की ओर देखते हुए बोले, विशाल, तुम तो प्रतियोगिता के अंतिम 4 के योद्धा हो और तुमने 4थे स्थान पर अपना स्थान भी निश्चित कर लिया। मतलब अब तुम प्रथम स्थान के दावेदार तो हो नहीं।
फिर भी सेनापति ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? विशाल ने महामंत्री जी को विनम्र भाव से अभिवादन किया और कहने लगा, महामहिम, मैंने राघव को आगे बढ़ने दिया, शायद यही मेरी भूल थी। सेनापति का मानना है कि उस दिन अगर मैंने राघव के सामने अपनी तलवार उल्टी ना की होती तो शायद राघव हार जाता और फिर वो अपने नाकारा पुत्र को मेरे साथ लड़वाकर उसे विजेता बनाने में सफल होता। पर मेरी ही वजह से उसकी पूरी योजना पर पानी फिर गया और इसी बात की खुन्नस निकालने के लिए उसने मेरे पत्नी और मेरे बच्चे को अगवा कर लिया। पर महामहिम, आज राघव, जानवी और अशोक की वजह से मेरी पत्नी और बच्चों को ही नहीं बल्कि इतने सारे युवा लड़के और लड़कियों को बचाने में हम कामयाब रहे। विशाल ने एक झटके में सब कह दिया। तभी महामंत्री जी अशोक की ओर देखते हुए बोले, अशोक, सचमुच आज तुमने जो काम किया है वो सराहनीय है। वाकई तुम्हारे जैसी सोच अगर सभी सैनिकों की रही तो सेनापति जैसे लोगों के षड्यंत्र कभी सफल नहीं होंगे। तभी अशोक ने कहा, महामहिम, मेरी वजह से इन सबकी जान बची, ये शायद ही सच हो, पर अब मुझे मेरे परिवार की जान बचानी होगी, क्योंकि अब तक उस दुष्ट को इस बात की खबर लग चुकी होगी कि इन सभी लोगों को छुड़ाने में मेरा हाथ है। इसीलिए मेरे परिवार पर वो जरूर हमला करेगा और अब तो मैं कोई सैनिक भी नहीं रहा, इसलिए ये जंग अब मुझे अकेले ही लड़नी होगी। इसलिए आप मुझे तुरंत जाने की आज्ञा दे। अशोक की आंखों में अपने परिवार के प्रति चिंता दिख रही थी। महामंत्री कुछ देर तक सोचते रहे, फिर प्रकाश को करीब बुलाकर उससे हल्के आवाज में कुछ बातें करने लगे। उनकी चर्चा समाप्त होने पर महामंत्री जी अशोक और विशाल की ओर देखते हुए बोले, विशाल, अशोक, तुम लोग खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि आज से बल्कि अभी से ही मैं तुम दोनों को अपने सैनिकों में शामिल करता हूँ। अब से तुम दोनों मेरे सैनिक हो। कहो, क्या तुम्हें मंजूर है? महामंत्री जी के इस बात पर दोनों ने खुश होकर अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए सहमति दिखाई। फिर 50 सैनिकों की एक टुकड़ी को अशोक के साथ और 100 सैनिकों की एक टुकड़ी को विशाल और बाकी लोगों के साथ भेजकर बाकी बचे सैनिकों के साथ राघव और जानवी समेत महामंत्री जी आश्रम आ गए। आश्रम में राघव के माता पिता पहले ही पहुंच चुके थे और वो राघव और जानवी के लिए चिंतित दिख रहे थे, पर महामंत्री जी के साथ दोनों को सकुशल देखकर दोनों आश्वस्त हो गए। आश्रम में करीब 1.5 घंटे तक महामंत्री जी और गुरुजी बातें करते रहे। फिर वो राघव और उसके माता पिता से विदा लेकर जानवी समेत वहां से जाने लगे। जाते समय जानवी रथ से लगातार राघव की ओर ही देख रही थी। जब तक वो लोग आंखों से ओझल नहीं हुए तब तक राघव भी उन्हें देखता रहा। उसके बाद गुरुजी राघव के करीब आए और उससे कहने लगे, राघव, आज के दिन तुम विश्राम करो। कल से हम तुम्हारे तलवारबाजी का अभ्यास शुरू करेंगे। इतना कहकर गुरुजी अपनी संध्या साधना करने हेतु वहां से चले गए, पर जाने से पहले उन्होंने एक लड़के को कुछ समझाकर राघव के साथ कर दिया। वो लड़का राघव और उसके माता पिता को लेकर आश्रम के ही एक कुटिया में लेकर आया। उस कुटिया में उनकी रहने की और खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी गई थी। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही राघव के तलवारबाजी का अभ्यास शुरू हो गया। राघव को प्रशिक्षण देते वक्त गुरुजी को ये समझ में आया कि राघव के पास क्षमता है पर तलवारबाजी की सही तकनीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने राघव की पूरी तलवारबाजी की क्षमता को सूत्रों में बांध दिया और उन सूत्रों के अनुसार राघव को अभ्यास करने को कहा। गुरुजी के कहे अनुसार जब राघव अभ्यास करने लगा तो उसने जाना कि एक दिन के अंदर ही उसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। ये देख उसका भी उत्साह बढ़ गया और वो पूरी लगन से युद्धाभ्यास करने लगा। इन 4 दिनों में उसने गति के साथ साथ 20 ऐसे नई तकनीकों का अभ्यास किया जो इसके पहले उसे बिल्कुल मालूम नहीं थी। हालांकि इन 4 दिनों में जानवी एक बार भी उससे मिलने आश्रम नहीं आई थी, इसीलिए उसे कुछ अधूरापन सा महसूस हो रहा था। जानवी को एक बार देखने के लिए उसका मन अधीर हो रहा था। हालांकि वो पूरी लगन से अभ्यास तो कर रहा था, पर अभ्यास के बीच उसे रह रहकर ऐसा लग रहा था मानो जानवी उसे कहीं से देख रही हो। पर जब वो उस तरफ देखता तो उसे ना पाकर उसका मन उदास हो जाता। इसी तरह ये 5 दिन का समय खत्म हुआ। अब ये मुकाबले का दिन था।
आज सुबह सुबह महामंत्री ने राघव को लाने के लिए रथ भेज दिया। वो रथ जब आश्रम आया तो उसे देखकर राघव दौड़ता हुआ रथ के पास आया, पर उसे वहां जानवी नहीं दिखाई दी। उसने सारथी से पूछा, महोदय, क्या जानवी आपके साथ नहीं आई? नहीं राघव बाबा, जानवी जी मेरे साथ नहीं आई। मुझे तो महामंत्री जी ने आपको यहाँ से ले जाने के लिए भेजा है। शायद जानवी जी आपका महल में इंतजार कर रही हो। सारथी की बातों से राघव थोड़ा आश्वस्त हुआ। फिर गुरुजी और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर वो रथ पर सवार हो गया। महल पहुंचते ही उसने हर जगह जानवी को ढूंढा, पर जानवी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी सामने प्रकाश को देखकर वो बोला, भैया प्रकाश, रुको। क्या तुमने जानवी को कहीं देखा है? नहीं राघव, मैंने जानवी को कहीं देखा तो नहीं, पर हो सकता है कि वो तुम्हारे सामने आने से पहले कहीं सज धज रही हो। प्रकाश की बातों से राघव का मन थोड़ा हल्का तो हो गया, पर फिर भी कुछ शंकाएं उसके दिमाग में हिलोरे मार रही थी। अपने मन को मारकर जैसे तैसे वो प्रतियोगिता वाले मैदान की ओर बढ़ने लगा। उसे अब भी लग रहा था कि भीड़ में कहीं ना कहीं जानवी उसे दिखाई देगी, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसकी निराशा भी बढ़ती गई। इधर राघव को आगे बढ़ता देख दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर था। वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, राघव राघव राघव। राघव अपने हाथों को ऊपर उठाकर दर्शकों का अभिवादन करने लगा, पर उसकी नजर अभी भी जानवी को ही ढूंढ रही थी। उसने देखा महामंत्री जी तो अपने आसन पर विराजमान थे, पर जानवी आजू बाजू कहीं नजर नहीं आ रही थी। पहली बार उसे ये ख्याल आया कि कहीं जानवी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ, पर दूसरे ही पल उसने उस विचार को झटक दिया और मंच की ओर बढ़ गया। तभी महाराज का आगमन हुआ। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग महाराज का जय जयकार करने लगे। फिर महाराज के इशारे पर प्रतियोगिता शुरू हो गई। अब मंच पर राघव और विपुल एक दूसरे के सामने खड़े थे। राघव ने देखा कि विपुल के चेहरे पर भय बिल्कुल नहीं था। वो निडरता से राघव के सामने खड़ा था। 5 दिन पहले के विपुल में और आज के इस विपुल में उसे जमीन आसमान का फर्क दिख रहा था। उसके चेहरे पर दृढ़ता के भाव थे। राघव के थोड़ा करीब आते ही वो बोला, क्यों राघव, कैसे हो? तुम्हारी ओर देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद तुम किसी को ढूंढ रहे हो, पर डरो नहीं, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो हमारे कब्जे में है। तुम मुकाबला हार जाओ तो हम उसे सही सलामत छोड़ देंगे। विपुल ने एक सांस में ही सारा जहर उगल दिया था। उसकी ये बात सुनकर राघव को सारा मामला समझ में आ गया। उसकी भौवें तन गई, पर फिर भी वो इस बात की पुष्टि करना चाहता था। तभी उसकी नजर विशाल पर पड़ी। उसने विशाल से पूछा, विशाल भैया, अभी अभी विपुल ने जो भी कहा, क्या वो सब सच है? हाँ राघव, ये बात सच है, पर आज तुम अगर ये मुकाबला हार भी जाते हो तो भी वो जानवी को नहीं छोड़ेगा। मैं इनके चालों को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये अभी तुम्हें जानवी का नाम लेकर हारने के लिए मजबूर करेगा, फिर जीत जाने के बाद वो जानवी से शादी करेगा। पर अगर जानवी ने इस बार शादी से इनकार किया तो ये कमीना उसे भी मार देगा और बाद में तुम्हें भी। तो दोस्तों, सेनापति के इस षड्यंत्र के आगे क्या राघव झुक जाएगा या डटकर उसका सामना करेगा? क्या होगा इस प्रतियोगिता का अंजाम? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।